यह पूरी बातचीत WWE सुपरस्टार फिन बैलर और स्टेफनी मैकमाहन के पॉडकास्ट इंटरव्यू की है, जिसमें फिन बैलर अपने दिल की बहुत गहरी बातें बताते हैं। इस कहानी में सिर्फ रेसलिंग की बातें नहीं हो रही, बल्कि उनकी असली जिंदगी, उनका अकेलापन, डर, सपने, बचपन की यादें, करियर का संघर्ष और उनके दिमाग में चलने वाले विचारों के बारे में भी खुलकर चर्चा हो रही है। शुरुआत में फिन बैलर बचपन की एक मजेदार WWE याद शेयर करते हैं। वह बताते हैं कि जब वह छोटे थे, तब उन्होंने टीवी पर दी अंडरटेकर को अल्टीमेट वॉरियर को एक कास्केट ताबूत में बंद करते देखा था। अंडरटेकर ने अल्टीमेट वॉरियर को ताबूत में बंद कर दिया था और फिर लोग उसे ड्रिल से खोलने की कोशिश कर रहे थे। उस समय फिन इतने छोटे थे कि उन्हें सच में लगा कि अल्टीमेट वॉरियर मर जाएगा। वह डरकर अपनी मां के पास भागे और बोले कि अल्टीमेट वॉरियर मर जाएगा, उसे बंद कर दिया गया है। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और स्टेफनी कहती हैं कि यह बहुत प्यारी याद है। इससे पता चलता है कि बचपन में फिन WWE को कितनी गंभीरता से और असली मानकर देखते थे। इसके बाद बातचीत फिन बैलर की पर्सनैलिटी की तरफ जाती है। फिन बताते हैं कि असल जिंदगी में वह बहुत शांत इंसान हैं। उन्हें ज्यादा बोलना, लोगों के बीच सेंटर ऑफ अटेंशन बनना या हर जगह खुद को दिखाना पसंद नहीं है। वह कहते हैं कि अगर किसी कमरे में बहुत लोग हों तो वह वहां जाने से भी बचना चाहेंगे और अगर जाएंगे भी तो चुपचाप पीछे रहना पसंद करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि रेसलिंग में वह बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। रिंग के अंदर वह अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बोलने से ज्यादा अपने शरीर और रेसलिंग मूव्स के जरिए खुद को दिखाना पसंद है। इसलिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में मीडिया इंटरव्यू, पॉडकास्ट और ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस से दूरी बना ली। स्टेफनी मैकमाहन उन्हें समझाती हैं कि हर रेसलर का अलग कैरेक्टर होता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं और कुछ कम बोलकर भी लोगों पर असर छोड़ते हैं। वह फिन की तारीफ करती हैं कि उनका कूल और शांत वाला अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। फिन का डीमन कैरेक्टर और उनकी रहस्यमयी पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करती है। फिन यह सुनकर खुश होते हैं और मजाक में कहते हैं कि ऐसी तारीफें करते रहो। फिर फिन बताते हैं कि उन्हें प्रोमो काटना यानी माइक पर बोलना हमेशा मुश्किल लगा। वह कहते हैं कि जब वह इंग्लैंड और फिर जापान में रेसलिंग करते थे, वहां ज्यादा प्रोमो नहीं होते थे। वहां सिर्फ रेसलिंग स्किल पर ध्यान होता था। WWE के NXT में आने के बाद पहली बार उन्हें कैमरे के सामने बोलना पड़ा। वह बताते हैं कि उनका पहला प्रोमो सिर्फ एक लाइन था, आई एम फिन बैलर एंड आई एम द फ्यूचर, लेकिन उस एक लाइन को बोलने में भी उन्हें बहुत डर लग रहा था। वह लाइन याद करके बार बार सोच रहे थे कि कहीं भूल न जाए। फिन कहते हैं कि उन्हें नकली बातें करना पसंद नहीं। अगर उन्हें किसी रेसलर के बारे में बुरा बोलना हो लेकिन वह दिल से वैसा महसूस न करते हो तो वह ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें ट्रैश टॉकिंग हमेशा कठिन लगी। स्टेफनी उन्हें सलाह देती हैं कि प्रोमो को मैच की तरह महसूस करो। जैसे रिंग में तुम हर मूव पहले से याद नहीं रखते बल्कि फ्लो में रहते हो, वैसे ही प्रोमो में भी दिल से बोलो। फिन बताते हैं कि पॉल हेमन ने भी उन्हें यही सलाह दी थी और अब वह धीरे धीरे इसमें बेहतर हो रहे हैं। इसके बाद बातचीत डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ चली जाती है। फिन एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। जब डोमिनिक पहली बार जजमेंट डे में आया और उसे हील बनना था, तब फिन बहुत टेंशन में थे कि कहीं डोमिनिक प्रोमो खराब न कर दे। उन्होंने डोमिनिक से कहा कि चलो बाहर जाकर प्रोमो प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन डोमिनिक ने कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, मैं रिंग में जाकर सोच लूंगा। फिन यह सुनकर और ज्यादा डर गए।
लेकिन जब डोमिनिक रिंग में गया तो लोगों ने उसे इतनी जोर से बू किया कि पूरा एरिना हिल गया। फिन कहते हैं कि उस दिन से डोमिनिक की हीट ने जजमेंट डे को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। फिर बातचीत फिन के निजी शौक की तरफ जाती है। फिन बताते हैं कि उन्हें लीगो बनाना बहुत पसंद है। बचपन से ही वह लीगो से खेलते आए हैं। स्टेफनी यह सुनकर हैरान होती हैं क्योंकि उनके पति भी घर आकर लीगो बनाते हैं ताकि दिमाग शांत हो सके। फिन बताते हैं कि लीगो बनाते समय इंसान पूरी तरह फोकस हो जाता है और बाकी सारी टेंशन भूल जाता है। यह उनके लिए मेडिटेशन जैसा है। इसके बाद उनकी डाइट और फिटनेस की बात होती है। फिन बताते हैं कि वह कई सालों तक बहुत सख्त डाइट पर रहे। वह इतनी साफ सुथरी डाइट खाते थे कि पॉल हेमान मजाक में कहते थे कि फिन चिकन पर लगी ग्रीस भी नैपकिन से साफ कर देते हैं। लेकिन अब उनकी पत्नी ने उन्हें जिंदगी का मजा लेना सिखाया है और अब वह कभी कभी चीज़बर्गर, फ्राइज और चीज केक भी खाते हैं। फिर फिन अपने बचपन की बात करते हैं कि वह WWE के दीवाने कैसे बने। वह बताते हैं कि आयरलैंड में बचपन में उनके दादा और पिता टीवी पर रेसलिंग देखते थे क्योंकि उसी दौरान फुटबॉल के रिजल्ट भी आते थे। धीरे धीरे फिन भी रेसलिंग देखने लगे और फिर रेसलमेनिया 6 में हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर का मैच देखकर पूरी तरह WWE के फैन बन गए। इसके बाद कहानी बहुत अलग दिशा में चली जाती है, जहां फिन अपनी दिलचस्पी एंशिएंट हिस्ट्री, यूएफओज, एलियंस और कॉन्स्पिरेसीज के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें मिस्र के पिरामिड, प्राचीन सभ्यताओं और अंतरिक्ष से जुड़ी चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। वह YouTube पर एंशिएंट इजिप्ट, पेरू, टर्की और एलियंस से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देखते रहते हैं। स्टेफनी भी इन विषयों में दिलचस्पी दिखाती हैं और दोनों लंबे समय तक यूएफओज, मून लैंडिंग और एलियंस के बारे में बातें करते हैं। फिन कहते हैं कि वह हर कॉन्स्पिरेसी पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्हें ये सब बातें बेहद रोमांचक लगती हैं। फिन फिर अपनी सबसे निजी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने WWE में वो सब हासिल कर लिया जिसका उन्होंने सपना देखा था। जब उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती, तब उन्हें लगा कि वह जिंदगी की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके मन में एक सवाल रहता है, मैं यह सब किस लिए कर रहा हूं? वह कहते हैं कि उनका परिवार आयरलैंड में है, उनकी पत्नी का परिवार मेक्सिको में है और वह खुद अमेरिका में रहते हैं। उनके पास पैसा, शोहरत और सफलता सब है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं अकेलापन है। वह अपने भाइयों को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं और फिन को लगता है कि वह अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। स्टेफनी उन्हें समझाती हैं कि अगर रेसलिंग उन्हें खुशी देती है तो उन्हें वही करना चाहिए जो उनके दिल को अच्छा लगे। फिन बताते हैं कि उनका सपना था कि वह अपने करियर का अंत जापान में करें क्योंकि जापान ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें जापान की ईमानदारी, साफ सफाई और अनुशासन बहुत पसंद है। वह कहते हैं कि वहां लोगों में दिखावा नहीं होता और हर चीज सीधी सादी होती है। स्टेफनी मजाक में कहती हैं कि शायद WWE को जापान में NXT खोलना चाहिए और फिन तथा शिनसुके नाकामुरा उसे चलाए। यह सुनकर फिन बहुत खुश हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह पूरी कहानी सिर्फ WWE इंटरव्यू नहीं है। यह फिन बैलर के दिल की गहराइयों की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो बाहर से शांत, रहस्यमयी और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत सोचने वाला, भावुक और अकेलापन महसूस करने वाला इंसान है।
इसमें उनके बचपन के सपने, WWE का जुनून, रेसलिंग का संघर्ष, प्रोमो का डर, परिवार से दूरी, जिंदगी के सवाल, एलियंस और हिस्ट्री में दिलचस्पी, सब कुछ बहुत गहराई से दिखाया गया है। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरी, मजेदार और भावुक पॉडकास्ट बातचीत है, जिसमें WWE सुपरस्टार फिन बैलर अपनी जिंदगी, संघर्ष, सपनों, जापान के रेसलिंग सफर, WWE करियर, मानसिक सोच, कला, जिंदगी के मतलब और अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस कहानी में सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि जिंदगी की सीख, संघर्ष, सफलता और इंसान की सोच को भी बहुत गहराई से दिखाया गया है। शुरुआत में फिन बैलर बताते हैं कि जब वो जापान की मशहूर रेसलिंग कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग में गए थे, तब उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। वहां नए रेसलर्स को यंग बॉय कहा जाता था। इसका मतलब था कि उन्हें एक छोटे प्रशिक्षु की तरह रहना पड़ता था। उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठकर पूरा डोजो साफ करना पड़ता था, रिंग साफ करना, टॉयलेट साफ करना, सड़क साफ करना, बड़े रेसलर्स के कपड़े धोना और हर काम पूरी सैन्य अनुशासन के साथ करना पड़ता था। इसके बाद कठिन ट्रेनिंग होती थी जिसमें 500 स्क्वाट्स, 200 पुशअप्स, रस्सी पर चढ़ना, बर्पीज और लगातार एक्सरसाइज शामिल थीं। वहां जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन इसी कठिन ट्रेनिंग ने उन्हें मजबूत बनाया। फिन बैलर बताते हैं कि वो शुरुआत में सिर्फ 3 महीने के लिए जापान गए थे, जैसे कोई इंटर्नशिप हो। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी ने उन्हें मैच देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो शो का हिस्सा बन गए। उस समय नए रेसलर्स को चमकदार कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। उन्हें साधारण काले जूते और काले कपड़ों में रहना पड़ता था ताकि वो विनम्र दिखें। फिर एक दिन मशहूर रेसलर जुशिन थंडर लाइगर ने उनसे पूछा कि क्या वो वापस आना चाहेंगे। फिन बैलर के लिए ये सपना सच होने जैसा था। 3 महीने का सफर 8 साल में बदल गया और जापान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। वो बताते हैं कि उन्होंने कभी किताब खोलकर जापानी भाषा नहीं सीखी, लेकिन वहां रहकर बहुत कुछ समझने लगे। उन्हें ट्रेन स्टेशन पूछना, टैक्सी ड्राइवर से बात करना, खाना ऑर्डर करना जैसी जरूरी बातें सीख गईं। वो सोचते थे कि पूरी जिंदगी जापान में ही बिताएंगे, लेकिन फिर उनका सफर WWE तक पहुंच गया। इसके बाद बातचीत जिंदगी के लक्ष्यों पर चली जाती है। फिन बैलर कहते हैं कि उन्होंने कभी WWE चैंपियन बनने के सपने की कल्पना करके खुद को मोटिवेट नहीं किया। वो हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि ए से सीधे जेड तक पहुंचने के बारे में सोचने के बजाय पहले ए से बी तक पहुंचो, यानी छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दो। यही सोच उन्हें इतनी दूर तक लाई। फिर बातचीत उनके बचपन और कला के शौक पर आती है। फिन बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग और स्केच बनाना बहुत पसंद था। स्कूल में बाकी विषयों में वो कमजोर थे, लेकिन आर्ट में बहुत अच्छे थे। उन्हें लगता था कि शिक्षा प्रणाली हर बच्चे के लिए सही नहीं होती, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से सीखता है। वो मानते हैं कि भविष्य में AI बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके बाद वो बताते हैं कि उन्हें WWE शो की विजुअल प्रेजेंटेशन में बहुत दिलचस्पी है, जैसे लाइट्स, स्क्रीन एंट्रेंस, स्मोक, आतिशबाजी और पूरा माहौल। वो चाहते हैं कि शो को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया जाए। यहाँ बातचीत हल्के मजाक और हंसी में बदल जाती है। फिर पॉडकास्ट में ट्रिपल एच और उनकी पत्नी स्टेफनी मैकमाहन के साथ भावुक बातचीत होती है। स्टेफनी मैकमैहन बताती हैं कि वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने को लेकर बहुत भावुक और नर्वस हैं। वो अपने पूरे जीवन को याद कर रही हैं, अच्छे और बुरे पल, संघर्ष और सफलता। वो कहती हैं कि रेसलिंग बिजनेस में लोग हमेशा अगले शो की तैयारी में लगे रहते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते।
लेकिन हॉल ऑफ फेम जैसी चीज इंसान को अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखने का मौका देती है। फिन बैलर भी कहते हैं कि वो हमेशा अगले लक्ष्य के पीछे भागते रहे और कभी अपनी उपलब्धियों का जश्न ठीक से नहीं मनाया। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि जिंदगी में उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना जरूरी है। वो बताते हैं कि एक बार रेसलमेनिया के बाद पार्टी में गए और वो यादें उन्हें मैच से भी ज्यादा याद रहीं। इससे उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ काम नहीं बल्कि खुशियों को महसूस करना भी है। बातचीत फिर जिंदगी के मतलब, प्राचीन सभ्यताओं और सिमुलेशन थ्योरी तक पहुंच जाती है। फिन बैलर बताते हैं कि उन्हें मिस्र के पिरामिड और प्राचीन इतिहास में बहुत रुचि है। वो सोचते हैं कि अगर इंसान इतने विशाल और सटीक पिरामिड बना सकता था तो वो अपनी रोजमर्रा की इमारतें इतनी मजबूत क्यों नहीं बनाता था। इसके बाद सब लोग जिंदगी और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करने लगते हैं। फिर सिमुलेशन थ्योरी की बात होती है, यानी क्या हमारी दुनिया सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? क्या हम सब किसी गेम के किरदार हैं? इस पर सब लोग मजेदार लेकिन गहरी चर्चा करते हैं। फिन कहते हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उनके दिमाग की एक प्रोजेक्शन है। फिर वो जापान का एक अनुभव बताते हैं जहां मैच से पहले वो अकेले बाहर जाकर आसमान के तारों को देखते थे और खुद से कहते थे, अगर मैं मान लूं कि ग्रेविटी असली नहीं है तो शायद मैं उड़ सकता हूं। वो ऐसा इसलिए सोचते थे ताकि वो रेसलिंग के तनाव और डर से खुद को अलग कर सकें और शांत हो सकें। इसके बाद बातचीत WWE में उनके शुरुआती दिनों पर आती है। फिन बताते हैं कि जब वो WWE आए तो लोगों ने कहा था कि उन्हें आयरिश लेप्रकॉन बना दिया जाएगा और उनका डेमन कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उनकी मुलाकात ट्रिपल एच से हुई तो सब बदल गया। ट्रिपल एच ने उनसे उनके बॉडी पेंट और डीमन कैरेक्टर के बारे में पूछा और वहीं से उनके मशहूर डेमन गिमिक की शुरुआत हुई। फिन बताते हैं कि डेमन कैरेक्टर की असली प्रेरणा जापान में मिली थी। वो एक बड़े मैच में खुद को अंधेरे की परछाई की तरह दिखाना चाहते थे ताकि दूर बैठे दर्शकों को लगे कि उनका विरोधी अपनी ही छाया से लड़ रहा है। धीरे धीरे वही आइडिया डेमन लुक में बदल गया। इसके बाद वो अपने नाम फिन बैलर का मतलब बताते हैं। बैलर आयरिश पौराणिक कथाओं का एक दानव राजा था, जबकि फिन मक्कूल एक वीर योद्धा था। उन्होंने दोनों नामों को मिलाकर अपना WWE नाम बनाया। पूरी बातचीत में लगातार मजाक, हंसी और गहरी बातें चलती रहती हैं। कहीं वो एप्पल वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स पर मजाक करते हैं, कहीं जिंदगी की लिस्ट बनाने की आदत पर। लेकिन अंदर से ये बातचीत जिंदगी के संघर्ष, सपनों और इंसान की मानसिक यात्रा को दिखाती है। अंत में फिन बैलर एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, अगर जिंदगी एक सिमुलेशन है तो वो चाहते हैं कि जब उनकी कहानी खत्म हो तब वो इस दुनिया को पहले से बेहतर बनाकर जाएं। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी लोगों के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाए। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है, संघर्ष करो, सीखो, सपने देखो, लेकिन जिंदगी को महसूस करना मत भूलो। इस वीडियो में फिन बैलर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष, जापान रेसलिंग जर्नी, WWE करियर, डीमन कैरेक्टर, हॉल ऑफ फेम मोमेंट्स और जिंदगी की गहरी बातों के बारे में खुलकर बात करते हैं। कैसे एक छोटे शहर का लड़का जापान में कठिन ट्रेनिंग करता हुआ WWE सुपरस्टार बना। ये कहानी आपको पूरी तरह इमोशनल और मोटिवेशनल फील देगी। इस पॉडकास्ट में रेसलिंग, सक्सेस, ड्रीम्स, लाइफ लेसन्स, सिमुलेशन थ्योरी और एंशिएंट मिस्ट्रीज जैसी कई दिलचस्प बातें भी सुनने को मिलेंगी। अगर आप WWE और फिन बैलर के फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है।
Like, share, comment, subscribe. CHANNEL name M Sumro Helper.